सो बेसिकली मेटल का इंट्रोडक्शन है ये कि मेटल ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन, metal always donates electron, metal always form positive ion, metal always form positive ion। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भाई उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखना। तो मैं ग्रुप वन की बात करूं या मैं ग्रुप टू की बात करूं या मैं ग्रुप थ्री की बात करूं, तो इनमें जो भी आपको मेटल्स दिख रहे हैं, दे हमेशा लूजेस इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड इट डिपेंड्स ऑन द मेटल के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट्स गोइंग टू लूज। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो प्लस वन का चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो प्लस वन का चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो प्लस टू का चार्ज आएगा, और तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो प्लस थ्री का चार्ज आएगा, याद रखना। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्लस वन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस टू का चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस थ्री का चार्ज आएगा, याद रखना। तो वैसे प्लस थ्री से ज्यादा का चार्ज नहीं आता है, मैक्सिमम चार्ज जो होता है वो प्लस थ्री का होता है। ओके, मैक्सिमम चार्ज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो प्लस थ्री है वो। तो मैंने उसको थोड़ा सा जनरलाइज इस तरह किया हुआ है कि भाई हमारे पास मेटल एम है इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड इट्स गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट वुड बी गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि मैंने मेटल का जो स्टेट सिंबल लगाया है दैट इज गैस नॉट सॉलिड। ये पॉइंट है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। क्यों? कि देखो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन लूज करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा पहले गैस में। जब आप उसको गैस में चेंज कर लोगे तो फिर क्या होगा, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये पॉइंट वाली बात है। ओके, हमेशा वो गैसियस स्टेट में इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। किसी स्टेट में, गैसियस स्टेट में वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बात समझ आ रही मेरी? ये सुनो। हाँ भाई। जिस तरह आ रही है। हाँ जी, ओके हो गया। फिर मेटल्स आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स आपको नजर आएंगे ग्रुप वन में, ग्रुप टू में और ग्रुप थ्री में। ग्रुप वन में, ग्रुप टू में और ग्रुप थ्री में। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं पीरियोडिक टेबल से कि लेट्स सपोज दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, लेट मी शेयर द पिक्चर, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि यार ये जो मेटल्स होते हैं एग्जैक्टली ये कहाँ होते हैं। सो लेट मी शो यू दिस, कि ये जरा देखिएगा एक नज़र। ये आपके पास है पीरियोडिक टेबल की पिक्चर, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ओके, मैं अलग स्क्रीन शेयर कर देता हूँ लैपटॉप की। यस, नजर आया? नजर आया आपको? हाँ जी। जिस तरह आ रहा है। ये जो आपको लाइट रेड जो कलर नजर आ रहा है ना, ये मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझिएगा जरा। और जो नॉन मेटल जहाँ पे लिखा हुआ है तो ये नॉन मेटल है, इसमें कोई मेटल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बस ग्रुप वन और ग्रुप टू के मेटल्स हैं, नो, ये सारे मेटल्स हैं भाई, ये सारे मेटल्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये सारे मेटल्स होते हैं। ओके। जी सर। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, ओके चलो सही है, मेटल्स हैं। ओके, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर हम बताते हैं। नंबर वन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई दे आर गुड कंडक्टर? देखो हर मेटल का स्ट्रक्चर ये होता है, याद रखिएगा, पक्की ठक्की बात है। एवरी मेटल हैज दिस स्ट्रक्चर, हर मेटल का तुम किसी भी मेटल की बात कर लो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, कैल्शियम, बेरियम, रुबिडियम, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज,
दुनिया जहान के मेटल की बात कर लोगे तो हर मेटल का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल के अपने अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग में होपफुली आपको केमिकल बॉन्डिंग याद होगा, जाहिर सी बात है। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या कर रहे होते थे कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द cation and sea of delocalized electrons, between the cation and sea of delocalized electrons। तो यही तो मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है भाई। यही तो स्ट्रक्चर है मेटालिक बॉन्डिंग का, याद रखिएगा ये बात, यही तो स्ट्रक्चर है मेटालिक बॉन्डिंग का। सो नंबर वन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता लगा फ्री इलेक्ट्रॉन है? ये देखो जरा, इसके स्ट्रक्चर में ना आपको कई सारे इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। कई सारे इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे दैट आर फ्री टू मूव दैट आर फ्री टू मूव। यही रीजन है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके। अच्छा, क्योंकि उसके पास डीलोकलाइज्ड या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल मींस जो कि मूव कर रहे होते हैं रैंडमली थ्रू आउट द लैटिस। इसको हम कहते हैं जायंट मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट भी होते हैं ये। तो क्यों हीट होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट? देखो उनके पार्टिकल्स की जो मोशन होती है ना बेटा, ये होती है, एक तो ये फिक्स पोजीशन पर होते हैं एंड द पार्टिकल्स आर गोइंग टू वाइब्रेट। एंड द पार्टिकल्स आर गोइंग टू वाइब्रेट। वाइब्रेटरी मोशन होती है इनकी, वाइब्रेटरी मोशन होती है। सो वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू या ये क्या कर रहे होते हैं पता है? ये हीट कंडक्ट कर रहे होते हैं। वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू ये हीट कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता 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 जो हीट है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक थ्रू वाइब्रेटरी मोशन जो है वो पहुंच जाती है। इसका एक बड़ा अच्छा सा एनिमेशन है। लेट मी शो यू दिस एनिमेशन कि किस तरह से अगर हम पार्टिकल्स की बेस पे इसको डिस्कस करें तो जो हीट है वो ट्रेवल करती है लाइक इन मेटल्स। ओके, हीट जो है वो ट्रेवल करती है इन मेटल्स। ओके, तो बता देते हैं हम आपको। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। और यस 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 यस, ये आ गई मेरी स्क्रीन। और कैन यू सी माय स्क्रीन? जी सर। ओके। To understand how heat is transferred through conduction, here is a metal spoon in a hot cup of coffee. Let's touch the spoon handle, it feels hot. This is due to conduction, the mechanism by which heat is transferred from the heated end of the spoon to the cold end over a greater length of the spoon. Let's try an experiment to have a better understanding. Take a stand with an iron rod clamped to it, put some melted wax on the top of the thumb pin and stick them along the length of the rod. Now light burns a burner and heats one end of the rod. We observed as the rods get heated the wax starts melting and the thumb pin began to fall off. Starting with the text nearest source of heat proves heat is flowing along the length of the rod from its hotter ends to its colder ends. Let's see how heat gets transferred from its hotter end to its colder end. A microscopic view of the rod shows due to the heat of the burns and burner the vibration in the molecules of the iron rod at the end near the burns and burner increases, making the end of the rod hotter. These vibrating molecules collide with their neighboring molecules, making them also vibrating first. This process continues until the entire rod gets heated up due to the vibrating and colliding of the molecules. The process by which heat energy gets transmitted through collision with neighboring molecules with their actual movement from a hot region to a cold region is known as. ओके, बात समझ आ रही है शाफे? ये जी सर। क्राइटेरिया होता है उसमें कि किस तरह से आपके पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू जो है वो हीट कंडक्ट कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? ओके। जी सर। हाँ जी। तो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो द इलेक्ट्रिसिटी।
and also they are malleable and ductile. Also they are malleable and ductile. Malleable and ductile का मतलब ये होता है कि जब आप इनको हिट करते हो, they can change, they can change their shape, they can change into a wire, into any shape, into any shape. तो बेसिकली होता ये है कि मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और जब आप इस लेयर्ड स्ट्रक्चर को हिट करते हो, जब आप इस लेयर्ड स्ट्रक्चर को हिट करते हो, सो द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। सो द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। और जैसे ही आप इसको देखोगे तो वो अपनी आप को क्या कर लेगा? डी शेप कर लेगा, अपनी शेप को वो चेंज कर लेगा। दैट्स द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज मैलिएबल। और किसी भी मेटल को आपने देखे होंगे, मेटल के वायर्स होते हैं, मेटल के वायर्स होते हैं। इसी तरह से मेटल को आप किसी भी चेंज में जो है, किसी भी फॉर्म में जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम क्या कह रहे होते हैं कि मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये याद रखिएगा। बात समझ आ रही है मेरी? ओके। बेतहाशा आपको इसकी जो है ना चीजें मिल जाएंगी कि किस तरह से उनकी मैलिएबिलिटी होती है, वो कैसे चेंज हो रहे होते हैं। आप वैसे भी कोई भी वायर लो, जोर से उस पर हैमरिंग करो, जोर से मारो हथौड़ा, जोर से जोर से जोर से, तो आप देखोगे कि जो है ना वो क्या हो गया? डी शेप हो गया। वो क्या हो गया? डी शेप हो गया। उसकी एक बड़ी अच्छी सी मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन कि किस तरह से जो आपका मेटल है वो जो है डी शेप हुआ है। तो बेसिकली आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू उसका पता होना चाहिए कि वो किस तरह से जो है ना वो डी शेप हो रहा होता है। तो जरा ये देखिएगा कि सिंपली हम उसको क्या करेंगे। ये देखो जरा, देखिएगा जरा। Malleability. Place any one metal on a block of iron and strike it 4 or ये देखो 5 जरा times with a hammer. किस तरह से बेंट हो गया Observe the ये। changes in the shape of the metal. You will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. Gold and silver are the most malleable metals. Ductility. The ability of metals like iron, copper, and aluminium to be drawn into thin wires is called ductility. Gold is the most ductile metal. For 1 gram of gold, we can draw a wire of 2 kilometer length. Can you name some metals that are used for making cooking vessels? सो ये है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, कि किस तरह से हम मेटल की शेप को जो है वो चेंज कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन कि हाउ दे कैन बिहेव एंड दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसकी वजह क्या है? आपको मैंने जब इसका लैटिस स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें आपने देखा कितने सारे पॉजिटिव आयॉन्स हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोचो ना कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, सोचो ना यार कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, सोचो आप। तो अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, इनको दूर करना, इनको ब्रेक करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, याद रखिएगा। तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, याद रखना। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही बात? अच्छा, फिर हमारे पास कुछ यूजेस ऑफ मेटल्स हैं। हर मेटल के नहीं है, हर मेटल के यूजेस नहीं है, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिनके यूज आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम, जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम is used in food containers, aluminium is used in food containers, okay,
और उसकी वजह क्या है कि ये रेजिस्टेंट टू करोजन है। भाई हमारा जो कंटेनर होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना कि जिसमें जिसमें रस्टिंग ना होती हो। पता लग रहा है कि मैंने रात को उसमें कोई चीज रखी, सुबह जब उठकर देखा तो एक मुझे फील हुआ कि रस्टिंग बस स्टार्ट होने वाली है इसकी। तो मतलब इट्स नॉट अ गुड कंटेनर। आपका कंटेनर शुड बी लाइक अ गुड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन नहीं होनी चाहिए उस पर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और एल्यूमिनियम जो है वो एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है ड्यू टू लो डेंसिटी। अच्छा, इनके रीजंस कम अकॉर्डिंगली आपको पता होने चाहिए। अकॉर्डिंगली मींस के भाई हमने आपसे पूछा कि यार जो है ना व्हाई 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 एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन अ फूड कंटेनर, रीजन बताइए। तो आप बोलोगे कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेक इट डजंट मेक सेंस ना, इट डजंट मेक सेंस। ओके, तो तो आपको अकॉर्डिंगली उसका यूज बताना है कि हाँ यार हम इसको फूड कंटेनर के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेजिस्टेंट टू करोजन है। मतलब ये क्या है कि एक सेंटेंस मैच कर रहा है, ये रीजन जो है वो मैच कर रहा है स्टेटमेंट से। आपको ऐसा रीजन देना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बात सही है लेकिन यहाँ पर उसकी सेंस नहीं बन रही है। इसी तरह से भाई एयरक्राफ्ट में क्यों यूज होता है? भाई आप बोलोगे लो डेंसिटी है, मेक सेंस, लो डेंसिटी है। तो ये होता है असल बात। मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके, यस और नो? हेलो? जी सर, आ रही है समझ। ओके। अच्छा, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम का एक और यूज है ओवरहेड केबल्स में। ओवरहेड केबल्स में ओवरहेड केबल्स में इसका क्या यूज है भाई? इट हैज अ लो डेंसिटी एंड इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ एलॉयस की, तो एलॉय क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ओके, दो मेटल को जब हम मिक्स कर रहे होते हैं तो वो एलॉय बन जाता है। मिक्सचर है, इट्स नॉट अ कंपाउंड। ये आपको पता होना चाहिए, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर। इट्स अ मिक्सचर, इसको हम फिजिकली कंबाइन कर देते हैं, इसको हम फिजिकली कंबाइन कर देते हैं। सो इट्स अ मिक्सचर। और क्वांटिटी मिक्सचर की आपको पता है ना कि फिक्स नहीं होती है। मिक्सचर की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। आप किसी भी मेटल को, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 50-50% यूज करो या आप 20 और 30, मतलब ये फिक्स नहीं है। बात समझ आ रही है? अब किसी भी आप एलॉय को जब डिस्कस करोगे, लेट सपोज ब्रोंज है, ब्रोंज है। आ, अब ब्रोंज का आपको पता हो कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है। इसी तरह से हमारे पास स्टील है, ये भी एक एलॉय है। ये किन किन चीजों से मिलकर बन रहा होता है? तो एलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखो, एलॉयज के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर हायर देन द ओरिजिनल मेटल। हायर देन द ओरिजिनल मेटल, याद रखिएगा ये बात। अगर आप कॉपर लेते हो और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हो, और अगर कॉपर का एलॉय अगर आप देखते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हो, तो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, ये बात याद रखिएगा। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। बात समझ आ रही है मेरी? ओके, क्या कहते हो? यस और नो? वैसे जस्ट क्यों ज्यादा होगा, क्या कहते हो? वैसे क्यों ज्यादा होगा, क्या कहते हो? क्या कहते हो, क्यों ज्यादा होगा? हम्म, आइडिया, कोई भी आइडिया, जल्दी बताओ भाई। क्योंकि सर उनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों होता है। तुम कह रहे हो क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि सर अच्छा, लाइक उनकी जो
हाँ बोलो बोलो बोलो। उनके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन नॉर्मल मेटल्स, इसलिए उनको ब्रेक डाउन सर करना हार्डर होता है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो जो आपके पास नॉर्मल मेटल्स होते हैं ना, नॉर्मल मेटल्स बोले तो के नॉर्मल मेटल का स्ट्रक्चर आपको ये बना हुआ है। नॉर्मल मेटल का स्ट्रक्चर, इनमें जो आपको जो साइजेस नजर आ रहे हैं, इनमें जो आपको साइजेस नजर आ रहे हैं, दे आर द सेम, दे आर द सेम। लेकिन जब आप एलॉयज को देखोगे ना, जब आप एलॉयज को देखोगे ना, तो उनमें क्या हो रहा होता है कि चूंकि दूसरा मेटल इसके अंदर आकर मिक्स हो गया है, दूसरा मेटल इसके अंदर आकर मिक्स हो गया है, तो उसका साइज देखो। ये है कबाब में हड्डी। ये अच्छा खासा लेयर्ड स्ट्रक्चर था, एंड द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली, बट आई कैन नॉट से फॉर दिस कि द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। नो, कैसे स्लाइड ओवर ईच अदर करेगी? ये तो ये तो इर्रेगुलर सरफेस आ गई है तुम्हारे पास, इट कैन नॉट स्लाइड। स्लाइड तो ये करेगा, मेरी बात को समझना जरा। तो स्लाइड की वजह से इट यू कैन फील इट सॉफ्ट, बट इट कैन नॉट। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स आ गए आपके पास, ये भी ऐसा ही है। दे आर हार्डर, दे आर हार्डर, दे आर सॉफ्ट, दे आर हार्ड, क्योंकि इनकी लेयर्स कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर। जब लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर करती है ना, तो आपको सॉफ्ट फील हो रहा होता है। भाई आप अपने हाथ पे टैल्कम पाउडर लगा लो अपनी 2 उंगलियों पे और इस तरह से करो, तो आपको स्लिपरी फील होगा। स्लिपरी मतलब कि वो स्लिपरी क्यों फील होता है? वो लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथ पे कोई ऐसी चीज लगा लो जो इरेगुलर सरफेस हो, खुरदरी सी हो, रैंडम सरफेस हो, तो फिर आप देखो आपको कभी भी स्लिपरी फील नहीं होगा। तो जो एलॉयज होते हैं उनके साथ यही बिहेवियर होता है कि उनमें चूंकि दूसरा मेटल आकर मिक्स हो गया है, तो इनका जो साइज है वो डिफरेंट हो गए हैं। जब साइज डिफरेंट हो गए हैं, जब साइज डिफरेंट हो गए हैं, तो अल्टीमेटली द लेयर्स कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, द लेयर्स कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर। जब the layers cannot slide over each other, so I would say that ke they are harder than the pure metal, than the normal metal. Okay, बस समझ आ रही है? तो मैंने जी क्या कहा प्योर मेटल को कि ऑर्डरली अरेंजमेंट है, जबकि एलॉयज को क्या कहा? डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। एंड एलॉयज में दे आर नॉट गोना स्लाइड ओवर ईच अदर, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर तो है ही नहीं इसमें। ओके, तो ये एक छोटी सी डिटेल है एलॉय की, तो ये आपको पता होनी चाहिए भाई, क्यों हार्डर है एज कंपेयर टू द नॉर्मल मेटल। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके, इनमें जो इनमें जो पार्टिकल के साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सब के सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब के सब एक जैसे नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ओके, जैसे हाँ जी। फिर आइए आप, कुछ एलॉय के यूजेस हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो होता है, ये भी एक एलॉय है। सो इट्स यूज्ड इन कटलरी। अब फिर वही बात, रीजन क्या है? अब आप बोलोगे यार ये तो गुड कंडक्टर है, मतलब इट डजंट मेक सेंस यार। मतलब कटलरी के तौर पे यूज हो रहा है, तो मतलब हम बोलेंगे जो बैड कंडक्टर हो, क्या करंट आ रहा है क्या खाना खाने के दौरान? एक बात है, मतलब आपको वही स्टेटमेंट देनी है जो मैच कर रही हो, जो मैच कर रही हो, याद रखिएगा, जो मैच कर रही हो। ओके, सो दे आर हार्ड, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, तो ऐसा ना हो कि आप चम्मच से चाय में चीनी डिजोल्व कर रहे हो और पता लग रहा है चम्मच कुछ ऐसी चीज का बना हुआ है कि मटेरियल ही ऐसा है कि चम्मच चाय में डालते ही वो डिजोल्व हो गया। तो मतलब फिर तो ये तो बात ना हुई ना कोई भी। आपको कोई ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एटलीस्ट ज्यादा तो हो, वो चीनी डिजोल्व कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि चम्मच भी साथ ही डिजोल्व हो जाए। तो तभी हम मटेरियल को बहुत कंसीडर कर रहे होते हैं। मटेरियल जो है ना वो मैटर्स अलॉट, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। बात को समझिएगा जरा। और इसी तरह से हमारे पास ब्रास भी एक एलॉय होता है, व्हिच इज मेड ऑफ जिंक एंड कॉपर, which is made of zinc and copper.
ब्रास, ब्रॉन्ज, आपने देखा ना मेडल्स के नाम सुने होंगे, गोल्ड मेडल, इसी तरह से ब्रॉन्ज है, ब्रास है। तो ये भी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलॉयज हैं। तो यहाँ पर हमने उनकी फॉर्मेशन बताई है कि यार अगर मुझे ब्रास बनाना हो तो मैं किन किन चीजों को मिक्स करूं कि ब्रास बन जाए, है ना। तो हमने क्या बताया हुआ है कि इट्स अ बाइनरी एलॉय। बाइनरी बोले तो वो कंपाउंड या वो चीज जिससे जो कितनी चीजों से मिलके बनी हो, दो चीजों से। बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब होता है टू, याद रखिएगा। तो इसी तरह से स्टेनलेस स्टील भी है भाई, इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। तो ये इन चारों से मिलके बना है स्टेनलेस स्टील, इन चारों से मिलके बना है स्टेनलेस स्टील। बात समझ आ रही है मेरी? ओके। यस सर। हाँ जी, अभी मैं इनको डिस्कस नहीं कर रही, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है मेटल का इंट्रोडक्शन, एलॉय का और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका केमिकल प्रॉपर्टी का पोर्शन अलग है, तो वो जो है हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।